Hello students, today we are going to start a new chapter of Civics 23rd chapter, the Indian Constitution and its legal framework. ओके सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमने पिछली क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी फ्री कंट्री, किसी भी रिपब्लिक कंट्री को रन करवाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं। बिकॉज अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के पास सारे रूल्स और रेगुलेशन आ जाएंगे तो वो नॉट फेयर माना जाएगा। तो इस चीज़ को सही करने के लिए, इस चीज़ को ठीक से प्रियम्बल करने के लिए हमारे यहाँ पे एक डेफिनेशन यूज़ होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हिंदी में संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वर्क क्या है? ये हमारी कंट्री के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बना के रखता है, और जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं ना, जो रिपब्लिक के पीपल होते हैं, उनको क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या सही मिलना चाहिए, क्या गलत मिलना चाहिए, वो सब कौन डिफाइन करता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ओके, सो हियर वी वर स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर इन आवर डायग्राम, let's see, constitution were divided in three different parts. First of all, here we can see that enact on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1915. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, बिकॉज हमारा जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ? डिफाइन किया गया, बताया गया, और जब ये इफ़ेक्ट में आया तब डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं बेटा, है ना। गणतंत्र दिवस के नाम से या फिर रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, है ना। On that day our constitution were going to be affected. Okay, so here we can see that in our book the second point is preamble. The second point is preamble. It's mean that preamble word जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज होता है अपनी बुक के, अगर आप आगे वाले हिस्से पे जाओ तो वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि कौन से पेज नंबर पे क्या दिया हुआ है। तो वही चीज़ प्रियम्बल कहलाती है बेटा, मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और मेजर फीचर, और यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसके मेजर फीचर्स क्या क्या हैं वो। अब सबसे पहली बात ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर ये कहाँ से आया। तो जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, है ना, तो हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले लोग थे, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने पर जब ये पता लगाया कि एक रिपब्लिक कंट्री के लिए क्या ज़रूरी होता है, बाकी जो दूसरी रिपब्लिक कंट्रीज़ थी, है ना, जो फ्री कंट्रीज़ थी, उनके बारे में जब इन्होंने स्टडी किया, जैसे अमेरिका हो गई, फ्रांस हो गई, है ना, इनके बारे में जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको पता चला कि एक वर्ड है, एक डेफिनेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस वजह से और किस तरह से है ना, तो इन एक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 में आया। तो क्या हुआ? हमारे इंडिया के जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स जो थे ना, इन्होंने स्टडी करके सारे कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कंट्रीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टडी करके हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं, आओ देखें वो क्या है। तो पहला जो वर्ड है यहाँ पे आया है हमारे सामने, सोवरिंग। सोवरिंग से आप क्या समझते हैं? सोवरिंग जो वर्ड है वो जो भगवान होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, मतलब राजा, या तो राजा या फिर प्रभु या फिर गॉड, है ना। और सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हीं से मिलके समाज बना होता है। सेक्युलर का मतलब होता है प्रभुत्व दिया हुआ, ठीक है ना।
और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब प्रजातंत्र, मतलब लोगों के ज़रिए चलाया गया कोई भी सेक्शन, या फिर यूँ कहें कि लोगों के ज़रिए चलाए गई कोई भी कंट्री, वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, ठीक है, जहाँ पे लोगों का राज होता है। रिपब्लिक मतलब लोगों के लिए, ठीक है, जनता के लिए, ठीक है, रिपब्लिक मतलब जनता के लिए, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, किसमें? प्रियम्बल में। मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रिपब्लिक होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बात नहीं की जाएगी, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड यूज़ हुए हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और सबसे पहले वर्ड आता है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या है? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पहली चीज़ आती है। प्रमोट्स द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, हमारी कंट्री की यूनिटी और विभिन्नता, जो स्पेशलिस्टी है हमारी कंट्री की, उसे बताता है। फंडामेंटल राइट्स, और जो लोगों को कुछ पर्टिकुलरली हर एक इंसान को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमारे इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एवरी कंट्री। चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि एवरी कंट्री और स्टेट नीड्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज अकॉर्डिंग टू विच इट कैन बी गवर्न। दिस सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज और गवर्निंग प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। किसी भी कंट्री को रन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल लॉज होने चाहिए, फंडामेंटल बेसिक रूल्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए। उन्हें रन कराने के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल्स बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कहलाता है, ठीक है। दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर enforced through political and social institution to deal with crime, maintain order and regulate social behavior. So लॉज कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ रूल्स। क्या किसी सिस्टम के रूल के फॉर्म में डिफाइन किए जाएंगे। गाइडलाइंस होंगी जो कि क्या पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। डील विद क्राइम, जो कि क्राइम से डील करेगा। और मेंटेन ऑर्डर, रेगुलेशन एंड सोशल बिहेवियर, क्या? रेगुलेशन एंड ऑर्डर एंड सोशल बिहेवियर को मेंटेन करके रखेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इनैक्ट ऑन 26 नवंबर 1949। अंडरलाइन कर लेना बेटा इस चीज़ को अच्छे से कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताया गया लोगों को। एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और कब इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950 में। सम ऑफ द लीडर्स हु हेल्प इन इट्स ड्राफ्टिंग वर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सारोजी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये कुछ फेमस लोग हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी। जहाँ पे इनके कुछ फ़ोटोज़ दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। BR अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई पहचान देने में। और सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत बड़े पिलर्स रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डिफाइन करने में, उसको लाने में इंडिया के अंदर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रियम्बल। द यूनियन ऑफ India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay, according to preamble of Indian Constitution, ये प्रभुत्वता का, समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का, लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का फॉलोअर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। ओके, ये हिंदी वर्ड्स हैं, मतलब यहाँ लोगों का, लोगों के ज़रिए, लोगों के द्वारा, ठीक है, बिना किसी धर्म में भेदभाव करे, बिना रंग भेद में भेदभाव करे, ठीक है। और यही सबसे ऊपर रखा गया चीज़ है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। द लॉ ऑफ गवर्नेंस दैट इज इंटेल्स आर रूटेड
in the basic principle of equality, liberty and justice. So here are these are the basic principle of equality, liberty and justice. ये 3 पिलर्स हैं बेटा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इनके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से कि इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस की बेसिस पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उन्हें रखा गया। थ्रू आउट वेरियस मेजर्स एंड गाइडलाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू प्रमोट द कंट्री। ओके, बहुत सारी गाइडलाइंस है ना, और उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया कि हमारी कंट्री को आगे बढ़ाया जा सके, सभी को साथ में मिलकर रखा जा सके, यूनिटी हो सभी के अंदर, एंड इंटीग्रिटी बिना किसी भेदभाव के, एमिड्स डाइवर्सिटी, और जो ये विविधता में एकता बनाए रखने वाली बात है ना, इस डाइवर्सिटी में भी इंटीग्रिटी बनाए रखने वाली बात है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। द वर्ल्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इन corrupted in the preamble to the constitution throughout the 42 Second Amendment Act passed in 1976. The purpose was to keep the politics of the country above petty religious consideration while showing due respect to all religions. Okay, इसको सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा दी गई किसको बेटा? सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट को, क्योंकि क्या हमारी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में जो है क्या कह सकते हैं उसको कि रिलीजियस प्रिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी, तो उसको हटाने के लिए इन चीज़ों को लाना ज़रूरी था। ओके, अब देखो बेटा क्या रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड लॉज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री प्रोवाइड्स द फंडामेंटल लीगल framework for the function of a country's government. The following features reflects its significance as the supreme source of legislation. It provides the basic guidelines for governance based. ओके बेटा, यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्या हो रहा है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका मेन पार्ट क्या है? लॉ मेकिंग का है, ठीक है बेटा, लॉ मेकिंग का है। इसके फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क है जो फंक्शन करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करवाने के लिए। ओके, द लीगल फीचर्स देखते हैं किस तरह से हमारे लीगल फीचर। इट प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइन फॉर गवर्नेंस, जो हमारी गवर्नेंस होगी, जो भी पार्टी उस समय रूल कर रही होगी, उसके लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ बनाई गई, ठीक है। द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बेटा? जो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसके ज़रिए डिफ़ाइन किया गया है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए डिफ़ाइन किया गया है। इट ऑथराइज्ड अ country's government to exercise certain powers by checking their use in a arbitrary way. एक सही तरह से, सही रास्ते पे कुछ पावर्स दी गई हैं हमारी गवर्नमेंट को, ताकि वो कोई भी जब नया रूल ला सके तो उसको ठीक से रन करवा सके। इट आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू लेजिस्लेशंस। ओके, अगर कोई भी नया लेजिस्लेशन लाया जाता है और लॉ लाया जाता है तो उसको आउटलाइन करने का प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर लाइड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्यूटी हैं, जो राइट्स हैं हमारे लोगों के, हमारी कंट्री के लिए,
वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बताया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेजिटमेसी ऑफ लॉ। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अ सेट ऑफ लॉ बट ऑल्सो इंश्योरिंग द गाइडिंग principle for framing new laws. It determine the authority and legitimacy of the law. The Supreme Court of India has the right to evaluate a law. देखो बेटा क्या हो रहा है, इज़ नॉट अ सेट ऑफ लॉ। ये सिर्फ सेट नहीं है, ये क्या करता है, शाइन करता है, बताता है किसकी, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रेमिंग न्यू लॉज, और नए लॉज को लाने में भी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इट डिटरमाइन द अथॉरिटी ऑफ लेजिटमेसी ऑफ द लॉ। जो हमारा सेट है किसका, ये चेन सिस्टम जो है हमारे लॉ का, उसको ऑथराइज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू एवेल्यूएट अ लॉ विथ रिगार्ड टू इट्स कन्फॉर्मिटी, है ना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको ये राइट है कि वो उस लॉ को इवेल्यूएट कर सके, किसके रिगार्डिंग में, कंफर्मिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लिया गया है कि नहीं, कहीं उसकी अवहेलना तो नहीं कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कोई भी लॉ जो लाया जाता है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करता है या फिर उसकी स्पिरिट को नुकसान पहुंचाता है ना, तो ये क्या होता है, ये एक सज़ा का पात्र माना जाता है, और उसके लिए भी रूल्स बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसे नहीं लाया जाता, उस लॉ को नहीं लाया जाता है। फिर इसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, इसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिकल रिव्यू, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जुडिकल रिव्यू कहलाता है। ओके बेटा, बाकी का चैप्टर हम आगे की क्लास में समझेंगे। थैंक यू।